Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर अड्यू. सो वेलकम बैक गाइस. तो आई होप आपको हर्ट समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट में और बाकी सारी चीज़ें. सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं. The structures of the respiratory system make it possible for the body to exchange gases between the external environment and the tissues. बोला गया है कि स्ट्रक्चर जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो ऐसा होता है जो हेल्प करता है कि बाहर का जो भी गैस होता है ना, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द टिश्यू. जो भी बाहर की गैसेस होती हैं और टिश्यूज का जो कह सकते हो इंटरेक्शन होता है गैस का या फिर एक्सचेंज होता है गैस का, तो वो पॉसिबल करती है. Specifically, the respiratory system provides a means to replace oxygen and remove carbon dioxide from the blood. तो respiratory system के कारण ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ब्लड से. In addition, it makes speech possible and play an important role in regulation of acid-base balance during exercise. ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ निकलती है, स्पीच उसी के कारण पॉसिबल है. और एसिड बेस जो बॉडी में बैलेंस होता है एसिड बेस का, वो इसी के कारण पॉसिबल होता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सारी चीजों से बनता है. पहला क्या बताया गया है, नोज से बनता है. नेजल कैविटी, इसके अंदर जो भी कैविटी आती है, जैसे ये जो एरिया है, ये आप अगर देख रहे हो तो ये हो गया हमारा नेजल कैविटी हो गया. ठीक है, फेरिंग्स बोला गया है, फेरिंग्स ये वाला पार्ट हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो, राइट. फेरिंग्स हो गया, यानी ये नहीं, इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये फेरिंग्स का पार्ट होता है. ठीक है, तो ये फेरिंग्स हो गया. फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स ये हो गया हमारा, ये आप देख रहे हो ये वाला एरिया, राइट. यहाँ तो ये हो गया हमारा लेरिंग्स. ट्रैकिया की बात होगी. ट्रैकिया, यू कैन सी ट्रैकिया यहाँ पे आ गया. ठीक है, ट्रैकिया के बाद से डिवाइड होके लंग्स में चला जाता है. ठीक है, तो ट्रैकिया यहाँ पे आ गया. ब्रोंकाई इज हियर, जस्ट मी शो यू. देखो, ब्रोंकाई भी होता है यहाँ, एक प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पे हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये हो गया टर्सरी ब्रोंकाई, ये हो गया धीरे धीरे ब्रोंकियल्स. मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नैरो होता जाता है. इससे हमारा हार्ट में नहीं होता है, राइट. एओर्टा होता है, आर्टरी होता है, आर्टेरियल्स. तो ऐसे ही वैसी प्राइमरी ब्रोंकाई ज्यादा मोटा है, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी उससे भी पतला. तो ऐसे फैलता जाता है, ब्रांचेस बनते जाते हैं, फिर ब्रैंकियोल्स बाद में बन जाता है. ठीक है, एंड लंग्स, ये लंग्स हमारा हो गया. ठीक है, वेयर गैस together, these structures form a group of passages that filter air and transport it into the lungs. ठीक है, तो साथ में मिलके क्या करता है, ये एक पैसेज का काम करता है, जो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, लंग्स में. ठीक है, ये सब सारी चीजें, ये जो जितना हुआ ये फिल्टर करता है एयर को. ठीक है, फिर इसको प्रॉपर फिर लंग्स में भेजता है. Where gas exchange occurs within microscopic air sacs called alveoli. तो अंत में जाके क्या होता है, नीचे जाके एकदम माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होता है, एक जगह होता है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, जो एयर एक्सचेंज आया फाइनली कहाँ जो निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियली. जैसे कैपिलरीज था ना, राइट, तो एल्वियली हो गया. तो एल्वियली यहाँ पे जाके फाइनली जो भी एयर होता है वहां पे जाके एक्सचेंज करता है. ठीक है, वहां पे हमारा गैस एक्सचेंज होता है एल्वियली में. बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा. यहाँ पे आपको एल्वियली दिखाया गया है. देखो यहाँ पे अंत में देखो टर्सरी ब्रोंकाई, उसके ब्रोंकियल्स में जाके धीरे धीरे और छोटा हो गया. तो धीरे धीरे क्या बन गया, ये ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियली में जाके निकाल देता है सारे गैस, वहीं पे एक्सचेंज होता है जो भी होता है. ठीक है, गैसेस का. Okay. Now, air enters the respiratory system through both the nostrils and the mouth. दोनों से air enter होता है, नाक से भी और मुंह से भी. The air is warmed and passed through the pharynx and then the larynx, the area of Adam's apple. तो पहले क्या होता है, air मतलब warm होता है. ठीक है,
एंड पास थ्रू द फेरिंग्स, पहले फेरिंग्स में आता है, पहले फेरिंग्स में आया ये वाला एरिया यहाँ, एंड देन लेरिंग्स, एडम्स एप्पल। थ्रोट जो होता है ना वही होता है फेरिंग्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लेरिंग्स एडम एप्पल, एडम्स एप्पल होता है ना हमारे यहाँ पे, यहाँ तो एडम्स एप्पल तो यहाँ पे होता है, राइट। तो ह्यूमन नॉर्मली ब्रीथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ऑफ एयर पर मिनट थ्रू द नोज व्हेन एट रेस्ट। तो जनरली ह्यूमन क्या करता है, 5 से 6 लीटर एयर पर मिनट क्या करता है, नोज के थ्रू लेता है, इनहेल करता है, ठीक है, एट रेस्ट, रेस्ट के टाइम में, ठीक है। ब्रीद अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ऑफ एयर, मतलब ब्रीदिंग होती है 5 to 6 लीटर्स ऑफ एयर, इतना जब रेस्ट में होता है कोई भी नॉर्मल ह्यूमन। बट यूज द माउथ एज अ प्राइमरी पैसेज वे फॉर एयर व्हेन वेंटिलेशन इज इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 लीटर्स पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के टाइम क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ज्यादा एयर की जरूरत होती है, तो मुंह का भी इस्तेमाल होने लगता है, तो माउथ का भी इस्तेमाल, नाक का भी इस्तेमाल हो गया, और 20 to 30 लीटर्स पर मिनट इंसान क्या करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है। फ्रॉम द लैरिंग्स एयर ट्रेवल्स थ्रू द ट्रैकिया व्हिच एक्सटेंड्स टू द 5th or 6th thoracic vertebrae where it divides it into smaller branches। तो क्या होता है, लैरिंग्स से एयर ट्रेवल करता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया चला जाता है, देखो ट्रैकिया फिर से देख लो, तो लैरिंग्स से कहां चला गया, ट्रैकिया में, यहां, ठीक है, यहां जा जाके कहां, ये बोला गया 5th या 6th थोरासिक वर्टिब्रे के पास चला जाता है। 5th थोरासिक वर्टिब्रे क्या है, देखो हमारा स्पाइन होता है, उसमें होता है सर्वाइकल, आपने सुना होगा, सर्वाइकल होता है, थोरासिक होता है, उस तरह के बहुत सारे आगे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वर्टिब्रे का फोटो यहाँ लगा दिया, स्पाइन है, स्पाइन, ठीक है, वर्टिब्रे, ठीक है। तो क्या बताया गया है, सबसे पहले लैरिंग्स में जाके ट्रैकिया में चले जाता है, और ट्रैकिया वहां पे 2 भाग में बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहां तक जाता है एयर ट्रैकिया में, बोला 5th और 6th थोरासिक वर्टिब्रे। तो यहाँ पे देखो वर्टिब्रे में आता है सर्वाइकल, आता है ऊपर वाला जो होता है, जो गर्दन वाला पार्ट यहाँ से यहाँ, वो होता है सर्वाइकल, राइट। उसके नीचे थोरासिक होता है, फिर जो कमर होता है, इसको लोअर बैक भी कहते हैं, उसको लुम्बर भी कहते हैं, फिर नीचे में जाके मिलता है तो सैक्रम हो गया, कॉक्सिक्स। तो अभी हम थोरासिक्स पे ध्यान देते हैं। तो बोला गया 5th और 6th थोरासिक, यानी मान के चलो थोरासिक यहाँ से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो, तो लगभग इस वाले एरिया में यहाँ पे आके क्या होता है, देखो इधर से विंड पाइप से आ रहा है, यहाँ पे जाके 2 ब्रांचेस में बढ़ गया, ठीक है, 2 ब्रांचेस में यहाँ पे जाके बढ़ जाता है, ऐसे जाके 2 ब्रांचेस में बट गया, ठीक है। और यहाँ पे लंग्स होता है हमारा, लंग्स, देखो ये हो गया ना लंग्स, तो लंग्स में जाके यहाँ पे जाके भर गया, तो यही चीज है। तो ऊपर से आया और 5th और 6th जो थोरासिक वर्टिब्रे है वहां से बट गया 2 ब्रांचेस में, और यहाँ पे लंग्स में जाके हवा चली गई। चलो वापस चलते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ आपको ब्रोंकाई की, आपने देख रखा है, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे जाके बट गया, देखो 2 भाग में बट गया, राइट। अब हम आगे चलते हैं, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई अभी हमने पिक्चर में देखा था, उस आगे जाके फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में हुआ, 1 फॉर ईच लॉब ऑफ द लंग। तो प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाइज में जाके बट गई। तो देखो 1 फॉर ईच लॉब, तो ये जो लंग्स है ना, इसमें लॉब मतलब समझ लो कमरा ही समझ लो, ठीक है, जैसे चैम्बर था हार्ट में, ठीक है, तो इसमें भी कमरा समझ लो। देखो यहाँ पे बना हुआ है ना लॉब, 3 लॉब्स बने हुए हैं लंग्स में, ठीक है, सुपीरियर लॉब, मिडिल लॉब, इंफीरियर। तो हर एक लॉब में एक सेकेंडरी ब्रोंकाई रहता है। तो यहाँ से प्राइमरी, देखो ये वाला प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी जाके हर एक लॉब में एक सेकेंडरी बन जाएगा, 1 2 3, तो ऐसे जाके हर लॉब में सेकेंडरी एक सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Okay, the secondary bronchi then branch into many tertiary bronchi that repeatedly
ब्रांच फर्दर रिजल्टेड इन टाइनी ब्रोंकियल, जैसे मैंने बताया था, फिर सेकेंडरी जाके टर्सरी में और नैरो हो जाता है, ब्रांच टर्सरी ब्रांच बन गया, उसके बाद और पतला हो जाता है, वो ब्रोंकियल्स बन जाता है, अभी हमने देखा था, ठीक है। द ब्रोंकियल्स कंटिन्यू टू ब्रांच टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकाइल्स व्हाइल अल्टीमेटली डिवाइड इनटू इवन स्मॉलर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स। देखो अब क्या हुआ, ब्रोंकाइल्स जो होता है ना और छोटा छोटा ब्रोंकाइल्स पे बनता है और धीरे धीरे जाके टर्मिनल ब्रोंकाइल्स बन जाता है। टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, विच टर्मिनल का क्या मतलब होता है, निकल रहे हैं, खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है यहाँ, टर्मिनल ब्रोंकाइल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, विच अल्टीमेटली डिवाइड इनटू इवन स्मॉलर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स। तो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स क्या होता है, देखो अब ब्रोंकाइल्स धीरे धीरे प्राइमरी हुआ, प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी के बाद फिर टर्सरी हो गया, टर्सरी के बाद और पतला होता गया, ब्रोंकाइल्स हो गया। तो ब्रोंकाइल्स क्या होता है, और फिर छोटा छोटा होता जाता है और पतला पतला होता जाता है। उसके बाद क्या बनता है, क्या फॉर्म करता है, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, जो आगे जाके और पतला हुआ फिर हम उसको टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कहें, विच अल्टीमेटली डिवाइड इनटू इवन स्मॉलर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स दैट एंड इन क्लस्टर्स ऑफ एल्वियली। टर्मिनल ब्रोंकाइल्स आगे चल के और पतला हो जाता है और टाइनी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली कहां हम चला जाता है, एल्वियली में चला जाता है, एल्वियली, क्लस्टर्स ऑफ एल्वियली, जहां पे एल्वियली अभी क्या हमने पढ़ा था, एल्वियल वो जगह है जहां पे एल्वियल से ही गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में, ठीक है। तो एल्वियली एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो वहीं पे जाके फाइनली खत्म होता है, ठीक है। अब आगे, द लंग्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियली, ठीक है। सो लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वेली रहती है, विच प्रोवाइड्स एन इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। काफी ज्यादा सरफेस एरिया होता है जहां गैस एक्सचेंज होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन इन द ह्यूमन लंग इज अबाउट द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। मतलब जितना एरिया अवेलेबल होता है ना, माना जाता है जो डिफ्यूजन के लिए जो होता है, गैस एक्सचेंज के लिए जो होता है लंग्स में ऊपर से जो रहता है, तो वो सरफेस एरिया किसके बराबर है, ह्यूमन का जो होता है लंग्स का, वो होता है साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट के बराबर। अगर उस सरफेस एरिया को जोड़ोगे ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एल्वियली वगैरह में, तो सबको जोड़ के ना एक टेनिस कोर्ट के बराबर का एरिया निकलता है। दैट इज अल्टीमेट। ओके, द लंग्स आर इनकेस्ड विद इन द रिब केज। क्या होता है, लंग्स जो होता है वो रिब केज जो होता है, हमारी जो हड्डी है यहाँ जो देख रहे हो इमेज में, देखो इसके अंदर रहता है, इसको प्रोटेक्ट करता है रिब केज, ठीक है। Okay, these paired cone-shaped structures house the primary, secondary and tertiary bronchi as well as various bronchioles and alveoli। तो कहा गया है जो ये cone shaped structure है किसको किसको करता है हाउस, मतलब किस किस को मान के चलो प्रोटेक्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई को करता है प्रोटेक्ट, एज वेल एज द वेरियस ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियली। बहुत सारे जो ब्रोंकाइल्स और एल्वियली लास्ट में जाते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करता है पूरा। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, यहाँ पे आके जब डिवाइड होता है और प्राइमरी स्टार्ट होता है, प्राइमरी यहीं से स्टार्ट होता है ना, तो इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द टू लंग्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड द मीडिया स्टेनम। सो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको मीडिया स्टेनम कहते हैं, ठीक है। Which contains several important organs including the heart, aorta, esophagus and part of the trachea। तो जो स्पेस होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जो दो लंग्स है, यहाँ पे तो अभी क्लोज है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें दिया हुआ जो ये एरिया है ना, ये हमारा हो गया मीडिया स्टेनम, ठीक है। अब इस एरिया में ना बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ट रहता है हमारा, ठीक है, हार्ट रहता है, हार्ट का एओर्टा उसी में आ जाता है, राइट, एओर्टा। उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप, ठीक है, खाना जो अंदर जो पाइप जाता है ना अंदर, ये, ठीक है, तो यहीं से जाता है, तो उसको कहते हैं, वो फूड पाइप इसको कहते हैं, ठीक है, एसोफेगस कहते हैं उसको। एंड पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के भी कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है, ट्रैकिया भी हमने देखा था, है ना। The lungs rest on the top of the most important muscle of inspiration, the diaphragm, which is the only skeletal muscle considered essential for life। जो लंग होता है ना, किसके ऊपर होता है, वो होता है डायफ्रैगम मसल के ऊपर, जो कि which is the only skeletal muscle considered essential for life। पहला चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मसल का नाम, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो लंग किसके ऊपर करता है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ इंस्पिरेशन है। तो जो सांस हम लेते हैं ना, इंस्पिरेशन इनहेलेशन, ठीक है, सांस जो अंदर लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो हेल्प करता है वो होता है डायफ्रैग्म, ठीक है, डायफ्रैग्म, ये आप रख लीजिए, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, विच इज द ओनली स्केलेटल मसल कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर लाइफ। तो एक इकलौता यही ऐसा स्केलेटल मसल है जो इंपॉर्टेंट है लाइफ। स्केलेटल मसल्स क्या है, जो जैसे स्केलेटल से जो लगा हुआ है मसल, जैसे मान के चलो हमारा हो गया बाइसेप्स हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, हमारा लेग्स हो गया, फोर आर्म्स वगैरह हो गया, ये सब जो मसल्स जो दिख रहे हैं ये सब स्केलेटल मसल्स हो गए, ठीक है। तो यही एक ऐसा स्केलेटल मसल है जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बाकी मान के चलो हाथ भी चले जाते हैं बहुत लोगों के, पैर भी, तो लेकिन वो जीते हैं, लेकिन डायफ्रैग्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर चला गया तो नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो डायफ्रैग्म याद कर लीजिए। तो डायफ्रैग्म वगैरह कहाँ होता है ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो लंग्स है हमारा, ठीक है, लंग्स है, इसके अंदर ये जो मसल है ना अंदर, ये ना पैरासूट जैसा होता है, गोल गुब्बारा जैसा। अभी मैं उसको प्रॉपर इमेज दिखाऊंगा, इसमें तो आपको गुब्बारे जैसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर इमेज अभी दिखाने वाला हूं। तो यहां पे होता है, इसके ऊपर लंग्स रेस्ट करता है, इसके टॉप पे, ठीक है। और इसी के जब इंस्पिरेशन होता है, यानी हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन, इनहेल करते हैं, तो यही जो मसल है यही हेल्प करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो याद ये रखना है हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। When the diaphragm contracts, it forces the abdominal contents downward and forward, while the external intercostals, group of muscles that run between the ribs, lift the ribs outward. So देखो क्या होता है, जब डायफ्रैग्म कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, राइट, इट फोर्सेस द abdominal content downward and फॉरवर्ड। तो मान के चलो हम जब सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा डायफ्रैग्म, ये जो मसल है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल कंटेंट, जो पेट वाला जो हिस्सा है, क्या होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता है। आप एक बार सांस अंदर लेके देखो, तो ये मसल हुआ, और क्या हुआ, आपका एब्डोमिनल का जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा और फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा फील करोगे आप, नीचे की तरफ गया और थोड़ा आगे पुश कर रहा है एब्डोमेन को, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ये एग्जाम में हालांकि डाउनवर्ड फॉरवर्ड ये वाला आएगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायफ्रैग्म याद रख लेना, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। ओ जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे हमने डायफ्रैग्म पढ़ लिया। जब डायफ्रैग्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, एब्डोमेन मसल नीचे की तरफ और आगे के, एब्डोमिनल कंटेंट जो पेट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ और आगे की तरफ जाती है, ठीक है। while the external intercostals, group of muscles that run between the ribs, lift the ribs outward. तो डायफ्रैग्म जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो नीचे गया और आगे गया, लेकिन जो रिब का जो हिस्सा होता है ये बाहर की तरफ जाता है, देखो, तो ये ऐसे फैलता है ना बाहर की तरफ। तो ये कौन सा मसल इसमें हेल्प करता है, उसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। देखो, इंटरकॉस्टल्स मसल, ये वाला मसल, रिब्स के बीच वाले जो मसल्स है ना, ये देखो, ये जो मसल्स आपको दिख रहा है, ये है इंटरकॉस्टल मसल। तो जो बाहर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, के अंदर एक और लेयर होता है उसको कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी अच्छे से मसल दिखाऊंगा ताकि समझ में आए। थोड़ा सा इतना मत कंफ्यूज होना, क्योंकि स्टार्ट में आपको लगेगा, क्योंकि नए नए मसल पढ़ रहे हो ना अभी। तो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया ना। जब हम सांस लेते हैं तो मेनली हमारा जो डायफ्रैग्म मसल है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है, पेट का जो हिस्सा होता है, नीचे और बाहर की तरफ जाता है, और बाहर का, और जो ये वाला रिब वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये बाहर की तरफ जाता है। इसके लिए कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है, वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ this action reduces the pressure in the membranes surrounding the lungs and in turn causes the lungs to extend, ठीक है। तो बोला गया इस एक्शन से क्या होता है, प्रेशर कम होता है सराउंडिंग, मतलब जो हमारा लंग्स का मेम्ब्रेन होता है, और बेसिकली लंग्स एक्सपेंड होता है, इतना समझ लो, उतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है, वही चीज है। दिस एक्सपेंशन अलाउज एयर फ्लो इनटू द लंग्स। तो ये एक्सपेंशन जब होता है
ठीक है, ये जो बाहर की तरफ गया और जो हमारा एब्डोमेन नीचे और आगे की तरफ, इसके कारण जो फैलता है ना, इसके कारण क्या होता है, एयर आ पाता है लंग्स में। एट रेस्ट डायफ्रैगम एंड एक्सटर्नल कॉस्टल्स परफॉर्म मोस्ट। जब हम रेस्ट में से सांस लेते रहते हैं ना, तो यही दो मसल होता है जो बहुत मेनली इन्वॉल्व होता है। एक हो हमारा डायफ्रैगम मसल्स, ये वाला मसल्स, और एक हो गया हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो रेस्ट में ये दो मसल्स सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं जब हम इनहेल वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द वर्क ऑफ इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने की जब काम होता है। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी accessory muscles of inspiration are recruited, including the pectoralis minor, scalens and sternocleidomastoid। तो मान के जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो दूसरे मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब सांस हम अंदर लेते हैं, अभी सांस अंदर की बात चल रही है, बाहर का मत सोचो। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब हम रेस्ट में थे तो दो मसल्स थे, डायफ्रैगम, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे कौन कौन से मसल रिक्रूट होते हैं, मसल्स आर रिक्रूटेड इंक्लूडिंग द पेक्टोरलिस माइनर मसल, स्केलेंस एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। अब आप बहुत कंफ्यूज हो, अभी ये क्या आ गया, अब ये सब बाप रे बाप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भूल भी जाओगे बाद में, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखा है कि कौन कौन से मसल्स रेस्ट में काम करेंगे जब हम सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो रेस्ट में देखो, हमने पहले भी बात करी थी कि डायफ्रैगम मसल्स, राइट, डायफ्रैगम में जब हम रेस्ट में हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो सबसे मेन मसल जो होता है वो होता है डायफ्रैगम मसल्स। ये देखो डायफ्रैगम मसल कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा डायफ्रैगम मसल एकदम पैरासूट जैसा नजर आ रहा है ना, पैरासूट जैसा नजर आ रहा है। और ये कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, ये रिबकेज के नीचे की तरफ, और यहाँ पे ऊपर में लंग्स हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा लंग्स इसके ऊपर रेस्ट करता है, तो ये हमारा डायफ्रैगम मसल्स है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पहला मसल ये हो गया जब हम रेस्ट में हैं और सांस अंदर ले रहे हैं। दूसरा मसल्स कौन सा यूज में आता है, वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये आप रिबकेज देख रहे हो, हड्डी हमारी यहाँ जो हड्डी रहती है। ठीक है, रिबकेज मसल्स हो गया। ये जो मसल्स आपको दिख रहा है, ये जो जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स। यहाँ पे डिटेल में देख लो, जूम में, ये पे हमारा हड्डी हो गया। ठीक है, रिबकेज का हड्डी, और ये जो बाहर जो भी मसल्स है, ये वाला मसल, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हो गया। ठीक है, बाहर का लेयर है वो एक्सटर्नल है, अंदर है वो इंटरनल कहलाता है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल हो गया ये, इतना समझ में आ गया। रेस्ट में दो मसल्स यूज हो रहे हैं, डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स। तो अभी बात हुई थी हमारी उन मसल्स की जो रेस्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, रेस्ट में जब हम इनहेल कर रहे हैं तब हेल्प करेंगे। कौन कौन से मसल्स है, डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। अब बात हो गई कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तब कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं इनहेल करने में। ठीक है, इनहेल जब हम कर रहे हैं तो कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं। डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ ये भी अब इन्वॉल्व हो गए। तो कौन कौन से मसल्स हैं, तो तीन मसल्स थे बेसिकली। तो पहला जो है पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर कौन सा मसल हुआ, देखो पेक्टोरलिस जब वर्ड आ गया ना, पेक्टोरलिस जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, चेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पेक्टोरलिस दो मसल्स होते हैं चेस्ट के, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। मेजर जो होता है बाहर की तरफ, जो हमें दिखता है ना, ये चेस्ट मसल्स बाहर, तो दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये रहा हमारा, ये देखो पिक्चर में पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, अब इसको हम हटा दिए, मान के चलो इसको हम हटा दिए, उखाड़ दिए, इस मसल्स निकाल दिए यहाँ से, तो इसके अंदर भी छोटा सा मसल्स होता है, ये देखो ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर, इस तरफ होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, इसको हटा देंगे ऐसा दिखेगा, तो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हो गए। ठीक है, तो एक मसल ये हो गया जो इनहेलेशन में यानी इंस्पिरेशन में हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सेकेंड मसल स्केलेंस, स्केलेंस मसल्स, जो कि होता है ये हमारा गला है ना, अंदर की तरफ मसल्स होते हैं यूं बहुत सारे। ये देखो यहाँ पे मसल्स, ये आपको मसल्स दिख रहे होंगे, है ना, देखो अटैच्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये मसल्स हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये सर्वाइकल को जो अटैच कर रहे हैं यहाँ से, देखिए रिब केज वगैरह से, तो ये जो मसल्स होते हैं ना, ये हमारा स्केलेंस मसल हो गया। तो ये भी जो मसल्स वो भी हेल्प करता है इसमें, ठीक है। एक और कौन सा मसल था, वो था स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, ये देखो, ये जो मसल आपको दिख रहा है, ये रहा, ये देखो ये। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप यू करते हो ना, वी जैसा दिखता होगा, राइट, यहाँ पे ऐसे, ये तो यही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, सर्वाइकल, जो बेसिकली आपके स्कल को हेल्प यहाँ से जोड़ रहा है, जो भी है आपका रिब केज ये कह लो। तो यहाँ से जो मसल्स निकल के यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, तो ये हमारा हो गया स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल्स। तो ये 3 मसल्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मसल्स याद रहेगा। तो हमने बात किया था अभी तक इंस्पिरेशन की, जो सांस ले रहे हैं रेस्ट में और फिजिकल एक्टिविटी में कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की, जब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन कौन से मसल यूज हो रहे हैं। देखो, रेस्ट में जब हम सांस छोड़ रहे हैं ना, तब ऐसा कोई स्पेसिफिकली मसल ग्रुप की हेल्प नहीं चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो उसके लिए कोई मसल्स ग्रुप हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब सांस छोड़ रहे हैं, तो कौन कौन से मसल्स होते हैं, बेसिकली 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 4 मसल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला अभी हमने पढ़ा था ना, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है, रिब के नीचे होता है, ये देखो रिब के जो नीचे ये वाला जो मसल्स होता है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स हो रहा है, ठीक है। ये जो रिब की हड्डी है, ये जो रिब की हड्डी है, देख रहे हो, यहाँ पे जो बाहर का जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कहते हैं। अंदर भी एक लेयर होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स, ठीक है। ये वाला जो मसल हो गया, उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक मसल ग्रुप ये हो गया जो हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, रिब केज है या मसल है, इसके अंदर वाला जो लेयर, इस मसल के अंदर एक और, इस जो मसल है इसके अंदर एक और लेयर है, जो कि ये रहा, दिख रहा है आपको, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। नेक्स्ट जो मसल्स है हमारा, वो है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस कौन सा मसल हो गया, एप्स दिखता है ना, एप्स बिस्किट, वही होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो, ये रहा रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। तो ये भी एक मसल है। तो हम कहते हैं एप्स कैसे आएगा, एप्स सबके पास है, एप्स बचपन से, जब से पैदा लिए एप्स सबके पास है, बस फैट का लेयर जो दिखने नहीं देता, फैट हटता है तो एप्स दिखते हैं, सिंपल सी बात। तो एप्स चाहिए कोई बोले ना नेक्स्ट टाइम, बोला आपके पास तो ऑलरेडी है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल ये हो गया, ठीक है, एप्स वाला। थर्ड मसल कौन सा हो गया, वो हो गया इंटरनल ऑब्लिक्स मसल्स। तो ये जो एप्स मसल दिख रहा है ना, एप्स जो हमारा होता है, उसके नीचे वी होता है। अब देखो वी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट में देखो, ये वी सा भी होता है, ये एप्स हो गया हमारा, ठीक है, ये एप्स हो गया। यहाँ पे देखो रिब केज वगैरह, यहाँ वाला रिब वाला मसल जो ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइड की तरफ जो होता है, ये, ठीक है, ये जो लेयर होता है, जो मसल होता है, जहाँ पे बोलते हैं फैट जम रहा है ज्यादा, ये वो, ठीक है। तो ये जो मसल हो गया, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हो गया, जो बाहर जो दिखता है, बाहर का लेयर है। अंदर भी लेयर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑब्लिक्स, ठीक है। ये जो बाहर का लेयर है, ये हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इसके अंदर लेयर है वो इंटरनल ऑब्लिक्स। मैं खड़े हो जाऊंगा तो पता नहीं ब्लर भी दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये जो एप्स हो गया हमारा, इसके नीचे ये जो हिस्सा है, ये जो साइड का जो हिस्सा है, ये, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो इंटरनल ऑब्लिक्स हो गया, ठीक है। जो हड्डी खत्म हो रही है रिब केज के बाद, ये जो पूरा एरिया है ना, वो ऑब्लिक्स एरिया होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया तीसरा मसल्स। नाउ लास्ट मसल्स जो होता है सेरेटस पोस्टीरियर मसल। तो सेरेटस पोस्टीरियर मसल कहाँ होता है, ये देखो, ये जो फोटो है ना हमारे पीछे के हिस्से की है, ठीक है। ये जो खोपड़ी है, ठीक है, ये हो गया हमारा खोपड़ी, ये हो गया हमारा गर्दन, और ये देखो जो अपर बैक के एरिया में होता है, ये मसल से अंदर की लेयर में होता है। जो ऊपर जो लेयर दिखता है ना अपर बॉडी, वो नहीं होता है सेरेटस पोस्टीरियर, तो अंदर के लेयर में होता है, अंदर और डीप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेरेटस पोस्टीरियर, ये भी है सेरेटस पोस्टीरियर, ठीक है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, नीचे वाले का सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। इतना मत याद करो, बस यहाँ पे सेरेटस पोस्टीरियर होता है अंदर की तरफ, इधर, और थोड़ा सा इधर, इस तरफ, ठीक है। समझ में आ गया, इजी टू अंडरस्टैंड। 4 मसल्स थे, कौन कौन से, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक्स, रेक्टस एब्डोमिनस, और ये हमारा कौन सा हो गया, सेरेटस पोस्टीरियर। इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी हमने पढ़ लिया इंस्पिरेशन मसल भी और एक्सपिरेशन मसल भी, ठीक है। एक्सपिरेशन मसल, ठीक है, हमने ये जाना कि रेस्ट में एक्सपिरेशन मसल्स में ऐसा कोई खास मसल ग्रुप यूज नहीं होता, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं कोई भी मसल ग्रुप, ठीक है।
फिजिकल एक्टिविटी के टाइम 4 मसल्स हमारे हो गए, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, सेरेटस पोस्टीरियर एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, अब देखो जब हम सांस जब छोड़ रहे हैं ना, तो आप नोटिस करोगे तो क्या होगा ना, रिब के जो है ना नीचे की तरफ पुल होगा। ठीक है, जब सांस छोड़ के एक बार देखो, पहले तो अब छोड़ रहे हैं, ठीक है, जब छोड़ोगे तो रिब के ना डाउनवर्ड, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन एंड फोर्स द एयर फ्रॉम द लंग्स बाय स्क्वीजिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स अपवर्ड अगेंस्ट द डायफ्रैगम। तो क्या होता है बेसिकली, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो रिब केज अंदर की तरफ आता है, एब्डोमिनल मसल स्क्वीज होता है और मतलब ऊपर की तरफ आता है स्क्वीज होके, किसी डायफ्रैगम को थोड़ा सा उसके अगेंस्ट आता है, डायफ्रैगम के अगेंस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये नीचे की तरफ गया और जो एब्डोमिनल मसल हुआ वो स्क्वीज हो गया। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इतना सारी चीजें होती है, एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या स्क्वीज हुआ, क्या ऊपर नीचे, बस ये समझने के लिए। ठीक है, तो ये सारे मसल्स होपफुली मैंने इजी तरीके से आपको बताया। ठीक है, तो एक बार आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा एक बार पहले से प्ले कर लेना, या मेरे से पूछ सकते हो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, मसल्स होपफुली आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। अब ये होगा दिमाग से निकल जाएगा कौन मसल कहाँ होता है, कौन सा मसल किस में यूज होता है, वो रिवीजन की बात है बार बार, उसमें टेंशन मत लेना आप। ओके, द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन अडैप्ट टू रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेनिंग एज टू द लोकोमोटर स्केलेटल मसल्स। तो रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो रेस्पिरेशन जो मसल होता है रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, अडैप्ट होता है उस हिसाब से एज टू द लोकोमोटर स्केलेटल मसल्स। और जो लोकोमोटर मतलब मूवमेंट जो कराती है, स्केलेटल मसल्स जो मूवमेंट कराती है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा जो मसल्स, तो वो भी अडेप्ट होता रहता है। ठीक है, रेगुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज इंक्रीजेस द ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स व्हिच इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी मसल एंड्योरेंस। बेसिकली रेगुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। ठीक है, अब करते हो तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी मसल। ऑक्सीडेटिव मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इतना आप समझ लो बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी मसल्स, व्हिच इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी मसल एंड्योरेंस। तो रेस्पिरेटरी मसल का एंड्योरेंस भी यूज होता है। एंड्योरेंस मतलब ज्यादा टाइम तक वो काम कर सकता है विदाउट फटीग। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट फटीग मतलब बिना थके हुए। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल्स have been shown to fatigue with exercise, adversely affecting the ability to breathe during both moderate and high intensity activities। ये बहुत जरूरी है ताकि मतलब वो endurance उसका बढ़े, क्योंकि क्या होता है, ऐसा देखा गया अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो एक्सरसाइजेज वगैरह, तो उसमें क्या होता है, आपको थक जाते हो, फटीग हो जाता है एक्सरसाइज से। ठीक है, नाउ अब जब फटीग हो जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स की बात हो रही है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज में। Improving respiratory muscles endurance enhances exercise performance at various intensities। तो अगर respiratory muscles का endurance improve होता है तो हम performance हमारा better हो जाता है, मतलब moderate या फिर high intensity में। ठीक है,